अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो हमने यूनाइटेड नेशंस का बेटा थर्ड पार्ट पढ़ना है और इंशाल्लाह मेरे बच्चों इसको हम आज ही वाइंड अप कर देंगे। ठीक है। तो बेटा आप लोग जरा इसकी अब शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले मेरे बच्चों आप लोग जरा दो पार्ट्स पढ़ चुके हो यूनाइटेड नेशंस के। बेटा फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने जो पढ़ा है वो आप लोगों ने ये पढ़ा था कि यूनाइटेड नेशंस कैसे वजूद में आई, कब वजूद में आई, इसका मकसद क्या है। और फिर मेरे बच्चों हमने सेकेंड पार्ट में बेटा ये पढ़ा हमने कि सेकंड पार्ट में बच्चों लोगों ने ये पढ़ा था कि किस तरह से यूनाइटेड नेशंस काम करती है। यूनाइटेड नेशंस किस तरह से मेरे बच्चों काम करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब बेटा हम पढ़ेंगे थर्ड पार्ट में यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड जो दूसरे इदारे हैं मेरे बच्चों हम उनके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है। तो बेटा इंशाल्लाह आज हमारा यहाँ पे चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। तो मेरे बच्चों लेट्स बिगिन। बेटा हम शुरुआत करते हैं। अनुषा बेटा माइक पर आइएगा मेरा बच्चा। अनुषा बेटा माइक पर आइए। हेलो सर। हाँ बेटा जरा जी ये बेटा पढ़ना शुरू करो, यहाँ से लेके बेटा यहाँ तक रीड करो जरा। जी सर। There are several specialized bodies associated with the work of the United Nations. Some of these are parts of the United Nations organization. Some are independent but are closely connected with the work of United Nations. We can refer here to the work of only a few of these important bodies. There is the International Bank which lends money to member nations for carrying through some work of public importance and usefulness, such such as electric power plants, roads, railways, canals, and flood control. An example of the wonderful effect of one of these loans is found in a small village on the west coast of Mexico. In 1951, the bank gave a loan for an electric plant. Within 3 years, the population increased threefold. Industrial users of electricity increased from 3 to 33. The town started a radio station, a daily newspaper, and a night school. There were 7 times as many children in school as there were before the electric plant was built. अब सुनो बेटा, मेरे बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास क्या कि सबसे पहले मेरे बच्चों यहाँ पर ये बात की जा रही है किस तरह से कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिनका लिंक है किससे, यूनाइटेड नेशन से वो लिंक्ड हैं। कहने के कुछ तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूएन का ही हिस्सा हैं, यूएन का ही पार्ट हैं, लेकिन इनमें से मेरे बच्चों यहाँ पर ये बात की जा रही है कि कुछ ऐसे हैं जो कि खुद इंडिपेंडेंट है, मतलब खुद वो अपने आप में वजूद में आए मेरे बच्चों, और फिर उन्होंने क्या किया अपने काम को देखते हुए जो यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन से वो लिंक कर गए, क्योंकि उनको आइडिया था कि अगर हम लोगों को हायर लेवल पे काम करना है तो हमें यूनाइटेड नेशन का साथ चाहिए होगा। क्योंकि मेरे बच्चों यूनाइटेड नेशंस जैसे कि एक बड़े लेवल पे काम कर रही होती है, ऑब्वियस सी बात है, तो कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रही है, जब उनको इस बात का आइडिया हुआ कि यार हमें क्या करना चाहिए, हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन किस तरह से हेल्प करें। अब अगर इंटरनेशनल लेवल पे हेल्प करना चाह रहे हैं तो इसलिए वो किससे मिल गए, यूनाइटेड नेशन से मेरे बच्चों वो लोग मिल गए। ठीक है। अब उन्होंने कुछ की एग्जांपल्स दी हैं। उन्होंने यहाँ पर डायरेक्ट बोल दिया है कि हम हर किसी के बारे में बात नहीं कर सकते, हम सिर्फ चंद के बारे में जिक्र करेंगे जो कि कुछ अहम इदारे होते हैं। सबसे पहले बात करी इंटरनेशनल बैंक के बारे में, जो कि क्या करता है, जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स होते हैं उन्हें उधार के तौर पे मतलब कि पैसे देता है ताकि वो क्या कर सकें, वो डेवलपमेंट के काम कर सकें, वो अलग अलग चीज़ों पे मतलब पैसा लगा सकें, जैसे कि इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो गया, रोड्स हो गए, रेलवेज हो गए, कैनाल्स हो गए, फ्लड कंट्रोल हो गया, ऐसे फ्लड पड़ते हैं मेरे बच्चों। ठीक है। अब आप देखो बेटा ये तमाम चीज़ें जो है ना ये दरअसल एक मुल्क की तरक्की के लिए की जाती हैं। तमाम की तमाम जो चीज़ें मेरे बच्चों मौजूद हैं, ये जो यहाँ पर काम करने का असल रीज़न है ये किया ही इसलिए जाता है ताकि वहाँ पर तरक्की हो सके। अब उन्होंने एग्जाम्पल दी, कह रहे हैं कि लोन देने की जो एक बात है वो क्या कही जा रही है, कह रहे हैं कि
स्मॉल विलेज जो मतलब कि एक मतलब कि मैक्सिको वगैरह में मौजूद है, कह रहे 1951 में क्या हुआ कि बैंक ने उसको लोन दिया इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए। जो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का मेरे बच्चों मतलब क्या होता है, जो बिजली वगैरह जनरेट करते हैं ना, जिससे जिससे बिजली पैदा होती है। तो कह रहे हुआ क्या कि 3 साल के अंदर अंदर वहां पर जो रिहायशी थे उनकी तादाद 3 गुना बढ़ गई। ऑब्वियसली बात है मेरे बच्चों, इट वाज नॉट जस्ट बिकॉज वो सिर्फ इसलिए पॉसिबल नहीं हुआ था कि वहां पर मतलब जो लोगों की अपनी बर्थ हुई थी, जो उनके अपने बच्चे पैदा हुए थे, सिर्फ उसकी बात नहीं की जा रही। क्योंकि बेटे बच्चों वहां पर जो तादाद थी, वहां पर जब फैसिलिटीज बढ़ी, जब लोगों की फैसिलिटीज जब प्रोवाइड की गई वहां पर, तो हुआ क्या कि खुद ब खुद लोग आसपास की जो रिहायशी थे वो भी शिफ्ट होके इस विलेज में आ गए। क्योंकि इंसान की फितरत है, वो क्या करता है कि मैं बेहतर से बेहतर की तरफ जाऊं। तो आसपास जो लोग मौजूद थे, जो दूसरे देहात वगैरह में रहा करते होंगे, उनको जब इस बात का आइडिया हुआ होगा कि यार यहाँ पर इस विलेज में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह मौजूद है, तो खुद ब खुद वो लोग शिफ्ट वगैरह करके यहाँ पर आ गए। तो इस तरह क्या हुआ कि लोगों की तादाद यहाँ पर मेरे बच्चों खुद ब खुद बढ़ गई। अब कह रहे हैं कि तादाद बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल यूजर्स थे, ठीक है, उनकी तादाद भी 3 से बढ़ के 33 हो गई। 3 थी पहले तादाद, अब बढ़ के कितनी हो गई, 33 हो गई। मतलब कि इतनी सारी इंडस्ट्रियल जो मतलब मालिकान वगैरह थे वो यहाँ पर आए, और यहाँ पर आने पे ऑब्वियस सी बात है मेरे बच्चों, इनको फायदा क्या हुआ होगा, इनको फायदा मेरे बच्चों ये हुआ होगा कि डेफिनेटली लेबर वगैरह जो मौजूद होते हैं, जो लेबर की अगर हम बात करते हैं मेरे बच्चों, तो बेटा ऑब्वियस सी बात है कि उन लेबर्स के बढ़ने से यहाँ पर लोगों को जॉब्स मिली होंगी, कारखाने वगैरह फैक्ट्रीज खुली होंगी, तो एम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पर और भी अच्छा हुआ होगा। फिर बोल रहे हैं भाई इसके साथ साथ जो रेडियो स्टेशन की शुरुआत करी, न्यूज़पेपर की शुरुआत करी, नाइट स्कूल की शुरुआत करी, और जो बच्चे जो जाने वाली तादाद थी, बच्चों की जाने की तादाद थी, अगर उनकी हम बात करते हैं, जो बच्चों के जाने की तादाद थी, उनकी तादाद मेरे बच्चों बढ़ के कितनी हो गई। जैसे कि पहले अगर एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं कि पहले अगर स्कूल में एक बच्चा जाता था तो उसकी तादाद बढ़ के हो गई 7 टाइम्स, मतलब एक के बजाय 7 जा रहे हैं, इतनी तादाद बढ़ गई थी ये इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाने के बाद। अच्छा मेरे पास मेरे बच्चों एक मैसेज आया कि सर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, तो मैं ज़रा बाकी बच्चों से पूछना चाहूँगा, बेटा आप लोगों के पास मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो काइंडली ज़रा मुझे बताइएगा। अगर एक बच्चे के पास मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, इसका मतलब मेरी तरफ से कोई फॉल्ट नहीं है। ठीक है, तो भाई मेरे पास तो ये मैसेज आ रहे हैं कि सर आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है। ठीक है, तो मेरे बच्चों बेटा हमने यहाँ पढ़ लिया, अब देखते हैं कि और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा ज़रा देखो मेरे बच्चों, बेटा हमारे पास सबसे पहले आपके पास यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, लिखा हुआ है यूनिसेफ के बारे में। ठीक है, तो बेटा मैं आपको ज़रा पहले यूनिसेफ की फुल फॉर्म ज़रा लिखवाना चाह रहा हूँ। काइंडली बेटा सब बच्चे ज़रा यहाँ पर देखो अपने पास, ये बेटा इसकी फुल फॉर्म सारे के सारे बच्चे ज़रा लिख लो। बेटा ये यूनिसेफ की फुल फॉर्म है, तो अपने जो बुक का नेक्स्ट पेज अगर आप लोग बुक से पढ़ रहे हो वहां पर लिखने के बाद मुझे डन का मैसेज कर दो। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यहां तक लिखने के बाद मेरे बच्चों जरा मुझे डन का मैसेज करो, फिर हम जरा शुरुआत करते हैं बेटा इसकी। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। अनुषा बेटा स्क्रीनशॉट नहीं लेना, लिखना है। तुम लोग सारे स्क्रीनशॉट लो बेटा, सबके सब स्क्रीनशॉट लेने लग जाओ। इतनी जल्दी तुम लोगों ने लिखा है, झूठ बोल रहे हो। अच्छा अच्छा, हाँ भाई जल्दी जल्दी लिखो जरा, ताकि जरा फिर हम लोग आगे बढ़े मेरे बच्चों। ये बेटा इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। जैसे कि मेरे बच्चों आपको नाम से साबित हो रहा है कि ये इदारा खास तौर पे बेटा है बच्चों के लिए। ठीक है, और हमारे पास कोई इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन भी मेरे बच्चों यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की गई है, तो बस हमने 1-2 लाइन लिखी हुई इसके बारे में और कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ 2 लाइन लिखी हुई हैं। तो हम ये पढ़ते हैं मेरे बच्चों, क्या लिखा हुआ है। There is the UN Children's Fund, UNICEF, the friend of children all over the world. It specializes in the relief of children. कि भाई एक बच्चों के लिए इदारा बनाया गया मेरे बच्चों यूनिसेफ के नाम से, जो कि क्या करता है, बच्चों के लिए खास तौर पर स्पेशलाइज करता है। अब वो अलग अलग चीजें हो सकती हैं, बट हमारे पास यहाँ बात की क्या की जा रही है, एक खास तौर पे ये जो काम करता है, ये करता है किसके लिए, बच्चों के लिए काम करता है मेरे बच्चों। ठीक है, अच्छा बेटा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो लेट्स सी,
अम्मार बेटा जरा माइक पर आइएगा मेरा बच्चा। अम्मार, अम्मार मेरा बच्चा, आपकी आवाज नहीं आ रही अगर आप कुछ बोल रहे हो तो। हेलो। हेलो सर, आवाज आ रही? हाँ मेरा बच्चा अब आ रही है बेटा, ये वाला पैराग्राफ पढ़ो। सर द वर्ल्ड वाला ना? हाँ बेटा यहाँ से ये वाला पढ़ना है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से पढ़ो बेटा। The World Health Organization, WHO, WHO हाँ WHO was started WHO was started in 1946, but the permanent organization came into being on 7th April 1948 to work on international health. 7th April is now celebrated all over the world as World Healthy Day. WHO advised member countries on public health and on the control of disease and make war on many widespread disease in the Terai district of सही है उत्तर प्रदेश। Uttar Pradesh. Malaria has been wiped out by WHO teams, enabling farmers to raise their output by 50%. An example of UNICEF and WHO work is their fight against yaws, a disease of hot weeds, climates, few dies of yaws, but many become helpless and live on as a burden to their relatives. Indonesia as a करो। अच्छा मेरे बच्चों, बेटा अगला हमारे पास जो पैराग्राफ आ रहा है मेरे बच्चों, वो हमने पढ़ना है WHO के बारे में। अच्छा WHO के बारे में हमारे पास 3 से 4 पैराग्राफ लिखे हुए हैं, तो मेरे बच्चों हम पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो शुरुआत हुई है कब हुई है? 1946 में, लेकिन परमानेंट तौर पे ये ऑर्गेनाइजेशन जब वजूद में आई वो आई थी 7 अप्रैल 1948 पर। और भाई इसका जैसे कि हमारे पास नाम से साबित है भाई, ये काम क्या करती है? इंटरनेशनल लेवल पर जो हेल्थ के कंसर्न होते हैं वो ये डील कर रहे होते हैं सारे के सारे। और कह रहे हैं इसीलिए जो 7 अप्रैल है ना, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड मनाया जाता है। किस चीज के लिए? वर्ल्ड हेल्थ डे के लिए मनाया जाता है। कह रहे हैं कि WHO का काम क्या होता है कि किस तरह से वो अपनी अलग अलग कंट्रीज को उनकी हेल्थ, जो पब्लिक की हेल्थ होती है उनके बारे में उनको गाइड कर सकते हैं, अलग अलग डिजीज के बारे में उनके कंट्रोल के लिए उनको गाइड कर सकते हैं, और कैसे जो बीमारियां बहुत वाइड स्प्रेड मतलब कि जो फैलती हैं ना, मतलब डिजीजेस, उनको किस तरह कंट्रोल करना है। कह रहे हैं कि एक एग्जाम्पल है हमारे पास कि जैसे कि चिराई डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में मलेरिया का खात्मा कर दिया गया है WHO की टीम्स की तरफ से, जिससे फायदा क्या हुआ मेरे बच्चों? देखो जब बीमारियां बढ़ती है ना, तो ऑब्वियस सी बात है आपको जो रिजल्ट होता है वो कम मिलेगा, क्योंकि मैन पावर आपकी कम होगी। मतलब जो आपकी जो एनर्जी काम करने में लग रही थी, अब वही एनर्जी अगर वो काम नहीं कर सकती तो डेफिनेट सी बात है मेरे बच्चों के, उसमें फिर क्या होगा? आपको नुकसान होगा। भाई खुद सोचो ना, 10 बंदे हैं, 10 बंदों को एक काम दिया गया, और 10 बंदों को अगर एक काम दिया गया, उनमें से 4 बीमार पड़ गए, काम करने के काबिल नहीं है, तो बेटा जो 10 बंदों का काम था अगर अब 6 बंदे कर रहे हैं तो क्या पता मिस्टेक्स हो, टाइम और बढ़ जाएगा उस काम को मुकम्मल होने में, ये वाली बात है। तो बोल रहे हैं कि देखो हुआ क्या, जब उन्होंने वहां से मतलब कि मलेरिया का खात्मा किया, तो बोल रहे हैं फार्मर्स वगैरह जो मौजूद थे ना, तो उनका जो रिजल्ट निकलना शुरू हुआ, उस रिजल्ट ने मेरे बच्चों 50% तक बेहतरी आई। मिसाल दे रहा हूं कि अगर वो 100 रुपया कमा रहे थे तो अब वो कमाने लग गए 150। मेरे बच्चों ये बहुत बड़ी बात है, 50% इंप्रूवमेंट आना। ये तो मैंने आपको छोटा सा फिगर बताया ना कि 100 से बन के 150। बेटा जब वो बड़े लेवल पे जाते हैं, पूरी पूरी फसलें बेचते हैं, तो आप उससे आइडिया कर लो कि यार आप खुद सोचो, मिसाल के तौर पे एक बंदे की सैलरी है 40,000 रुपए, अब वो अचानक से बढ़ के 60,000 हो जाए तो उसके लिए तो बहुत खुशी की बात होगी ना। ये वो वाली एग्जाम्पल है, समझ रहे हो? तो कह रहे हैं कि इसके अलावा कह रहे हैं कि एक और बीमारी जो हमारे पास मौजूद है, जिस पर हमारे पास यूनिसेफ और WHO ने मिलकर काम किया था, वो है यॉज।
अब यॉस के बारे में क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये एक ऐसी बीमारी है जो कि है हॉट वेट क्लाइमेट की बीमारी है, ठीक है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो किसी पर्टिकुलर क्लाइमेट के मुताबिक असर करती हैं, वो कुछ ऐसी भी होती हैं भाई जो कि दूसरी जगहों पे नहीं होती लेकिन यहाँ मौजूद होती हैं। और क्या बोल रहे हैं, कहने कि यॉज एक ऐसी बीमारी है जिससे मतलब कि लोग मरते तो बहुत कम हैं, लेकिन अक्सरियत की हालत इस बीमारी से ये हो जाती है कि वो इस बीमारी में रहते हुए ही अपने घर वालों के लिए एक बर्डन बन जाते हैं, एक बोझ बन जाते हैं। लाइक वो अपने लिए कुछ कर नहीं पाते, A to Z उनके सारे काम जो करने होंगे वो उनके अपने घर वाले, उनके रिश्तेदार कर रहे होंगे। तो डेफिनेटली मेरे बच्चों ये तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है। एक बंदा अगर अपने ही घर वालों पे थोड़ा बर्डन बन जाए, बोझ बन जाए, घर वाले करेंगे, वो आपसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं बेटा, वो आपका ध्यान रखेंगे, लेकिन आप अपने आप को कोस रहे होगे कि यार ये मैं क्या अपने घर वालों के लिए इतना बड़ा बोझ बन गया हूँ, मैं इतना कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, उनका हाथ बटाने के बजाय मैं उनके ऊपर उल्टा और बर्डन बना हुआ हूँ। तो ये सिर्फ फिजिकल तौर पे नहीं, मेंटली तौर पे भी इंसान के लिए बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग चीज सी है। ठीक है मेरे बच्चों, बेटा आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अच्छा, अब इसी बीमारी से रिलेटेड हमारे पास अगले 2 पैराग्राफ मौजूद हैं जिसमें ये बताया गया कि एक एग्जाम्पल दी गई कि इंडोनेशिया जब आजाद हुआ था तो उसने इस बीमारी को, यॉस को किस तरह से डील किया। ठीक है, तो बेटा हम देखते हैं। आयान बेटा जरा माइक पर आइएगा, आयान मोहसिन बेटा माइक पर आओ। हेलो सर। अस्सलाम वालेकुम मेरे बेटा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा जरा ये 2 पैराग्राफ रीड कीजिएगा मेरा बच्चा, इंडोनेशिया से लेकर जो सेकंड पैराग्राफ आ रहा है बेटा वहां तक पढ़ो जरा। Indonesia, as soon as it became an independent nation, asked the UN to help them in their war against Yaws. There were said to be 10 million cases in the country when the work was taken up in 1950. UNICEF supplied medicine and other queries. इसे पढ़ो यूनिसेफ पढ़ो। UNICEF supplied medicines and other requirements, and the World Health Organization (WHO) sent medical experts to train Indonesian workers. Indonesia supplied buildings workers and all the requirements that did not have to come from board. If 4 years. इसे इन पढ़ो मेरा बच्चा, ये थोड़ा मिटा हुआ है। in 4 years In 4 years, the 100 of medical teams trained by WHO and supplied with transport and medicine by UNICEF had examined 11 million people and cured 1.3 million who had yawns. Many villages are now free from yaws. In other few years, particularly, the whole country will be free from it. बस रुक जाओ। अच्छा मेरे बच्चों, बेटा यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल दी गई है इंडोनेशिया के बारे में। क्या बोलने के इंडोनेशिया जैसे ही ये मुल्क आज़ाद हुआ तो इनको पता था कि हमारे मुल्क में ये बीमारी मौजूद है, तो उन्होंने फौरन से ना यूएन से हेल्प मांग ली कि भाई इस बीमारी से निपटने में आप हमारी हेल्प कीजिए। तो कह रहे हैं कि जब काम की शुरुआत हुई थी ना, उस वक्त मुल्क में तकरीबन जो केसेस की तादाद थी एक अंदाजे के मुताबिक, वो थी मेरे बच्चों 10 मिलियन केसेस। अब देखो 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। 1 मिलियन जो होता है मेरे बच्चों वो 10 लाख के बराबर होता है। तो 10 लाख को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गए 1 करोड़। बहुत बड़ी तादाद होती है 1 करोड़, बहुत बड़ी तादाद होती है मेरे बच्चों। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अब क्या हुआ कि यूनिसेफ ने क्या किया, मेडिसिन सप्लाई करी। यूनिसेफ के बारे में मेरे बच्चों ऊपर पढ़ चुके हैं कि जो कहते हैं ना, मैंने कहा था स्पेशलाइज करती है बच्चों के लिए, बट यहाँ पर स्पेशलाइज एक चीज में करना दैट डजंट मीन कि सिर्फ वही काम करना, इसके अलावा और भी काम करते होंगे। तो भाई यूनिसेफ के इदारे ने क्या किया कि मेडिसिन सप्लाई करी जो अदर रिक्वायरमेंट थी, और WHO ने क्या किया, अपने मेडिकल एक्सपर्ट्स की टीम को भेजा ताकि वो इंडोनेशियन वर्कर्स को ट्रेन कर सके। अब इसका मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, देखो एक अंदाजे के मुताबिक समझ लो, मेरे सामने 1000 लोग मौजूद हैं। एक एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूं, अगर मैं अकेला WHO की तरफ से आया हुआ हूं और मुझे सबको मतलब कि डील करना है,
सबको मतलब कि मैंने देखना है कि यार किसको क्या बीमारी है, किसको क्या बीमारी है। तो मेरे बच्चों अगर मैं अकेला ये काम करने लग गया ना, मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो भाई वहां पर तो 1 करोड़ केसेस से कैसे करते, हालत बुरी हो जाती। एक अगर जो टीम आई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, अगर वो अकेले ही काम करना शुरू करते, उनको तो एक अरसा लग जाता, कितने सालों लग जाते भाई, समझ रहे हो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने काम खुद शुरू नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये क्या किया, काम को सिखाया इंडोनेशियन वर्कर्स को। मतलब कि मेरे बच्चों सोचो 1000 लोग हैं, 1000 लोगों को डील करना है। अब आप जो सारे के सारे मेरे बच्चों क्लास में मौजूद हो, मैं वही काम आप लोगों को सिखा दूं। अब मतलब मैं अब मैं अकेला नहीं रहा, अब मैंने अपना काम आपको भी सिखा दिया कि भाई ये काम ऐसे करना है। अब एक के बजाय अगर 10 लोग हम सब मिलकर अगर उस काम पर जाएंगे तो वो काम जल्दी वाइंड अप होगा। तो लिहाजा WHO ने काम की शुरुआत खुद ऐसे नहीं करी, बल्कि उनके लोगों को बताया, सिखाया कि किस तरह से आपने इसको डील करना है। इस तरह से क्या हुआ, कह रहे कि मतलब सुनो, दोबारा सुनो, यूनिसेफ ने सप्लाई करी मेडिसिन, WHO ने सप्लाई की मेडिकल एक्सपर्ट्स की टीम, जो कि ट्रेन किया उन्होंने इंडोनेशियन वर्कर्स को। और इंडोनेशिया की क्योंकि मुल्क में ही काम हो रहा था, तो इंडोनेशिया ने क्या किया, अपनी तरफ से बिल्डिंग्स वगैरह सप्लाई करी और तमाम वो चीजें जिनको बाहर से लाने की जरूरत नहीं थी। कह रहे हैं 4 साल के अंदर अंदर ये हुआ कि बहुत सारी मेडिकल टीम्स को ट्रेन कर दिया था WHO ने, और यूनिसेफ ने सप्लाईज वगैरह मेडिसिन करी। और कह रहे हैं कि 4 साल के अंदर अंदर क्या हुआ, 10 बिलियन केसेस के बारे में एक अंदाजा था कि इतने लोगों में बीमारी मौजूद है। तो इन्होंने जो एग्जामिन किया ना लोगों को, उनकी तादाद थी 11 मिलियन, मतलब कि 1 करोड़ 10 लाख तकरीबन, लगभग इसके करीब लोगों को एग्जामिन किया। और उनमें से कितने, ये देखो 13 लाख लिखे हुए, इसे हम पढ़ेंगे 1.3 मिलियन, ठीक है। तो और 13 लाख लोगों को इस बीमारी से छुटकारा दिलवाने में कामयाब भी हो चुके थे। कह रहे हैं कि बहुत सारे वहां के जो रिहायशी विलेजर्स थे, मतलब बहुत सारे जो गांव देहात थे, अब इस बीमारी से बिल्कुल छुटकारा हासिल कर चुके थे। और उस वक्त उम्मीद की जा रही थी कि आने वाले कुछ सालों में क्या होगा कि ये बिल्कुल बीमारी से अपने हाथ आराम से साफ कर लेंगे, ठीक है ना। बेटा जरा हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। मिनाइल बेटा माइक पर आइएगा। जी सर। बेटा जरा ये वाला पैराग्राफ पढ़ो। Hunger is the special problem of the Food and Agriculture Organization FAO, which was started in 1943. It sent experts to help countries that want advice on how to grow more food and other crops, how to control plant and animal diseases, how to protect food in storage and in journal, how to increase the yield of farms, fisheries, and forests. It also publishes useful literature on agriculture, forestry, and fishing. बस रुक जाओ, The UN has a special बस रुक जाओ। अच्छा मेरे बच्चों क्या लिखा हुआ है, FAO के बारे में लिखा हुआ है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो लिखा है मेरे बच्चों के भाई, ये जो इदारा है ये क्या डील करता है, हंगर मतलब भूख से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड डील करता है। डील क्या करता है वो आगे बाद में बात करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट में डिस्कस करना है मेरे बच्चों। देखो इस इदारे की शुरुआत हुई है 1943 में, मतलब कि ये इदारा यूनाइटेड नेशंस के बनने से पहले से काम कर रहा है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट इदारा है, इसका मतलब बाद में जाके ये यूनाइटेड नेशन से लिंक हो गया था। अच्छे लोग क्या करते हैं, अपनी तरफ से ये एक्सपर्ट्स की टीम भेजते हैं और अलग अलग मुल्कों को बताते हैं कि किस तरह से आपने और ज्यादा पैदावार करनी है और फूड हासिल करना है आप लोगों ने, कि ये आप लोगों का काम है कि आप करें। मेरे बच्चों तुम लोगों ने मैट्रिक क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा आप विजिट के नाम से, उसमें मिस्टर अहमद की क्लास जाती है मिस्टर हसन के फार्म हाउस पर। वहां पर हमने 2 तरह के फार्म हाउस के बारे में पढ़ा था, एक था ऑर्डिनरी फार्म और एक था मॉडल एग्रीकल्चरल फार्म के बारे में। ये 2 फार्म से, अब जो ऑर्डिनरी फार्म था वो सिंपल था, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन मॉडल एग्रीकल्चरल फार्म में क्या पढ़ा था हमने कि भाई उतनी ही जगह जितनी एक ऑर्डिनरी फार्म की होगी, अगर उतनी ही जगह पर हम ऐसे स्टेप्स को अप्लाई करें जो कि एडवांस्ड हैं, जो कि मॉडल एग्रीकल्चरल फार्म में आएगा, तो हमारे पास जो पैदावार होगी, प्रोडक्शन होगी, वो 3 से 4 गुना ज्यादा हो सकती है।
और मेरे बच्चों आने वाले वक्तों में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होगी, क्योंकि बेटा वक्त गुजरने के साथ साथ पॉपुलेशन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, लेकिन भाई जमीन का साइज थोड़ी बड़ा हो रहा है, जमीन तो उतने की उतनी है। अब पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है तो हमें उन तमाम लोगों के लिए क्या करना पड़ेगा, उतनी ही जगह से ज्यादा पैदावार करवानी पड़ेगी। तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। इसके साथ साथ पैदावार बढ़ाने के साथ साथ मेरे बच्चों क्या है कि भाई किस तरह से आपने फिशरी मतलब फिशिंग से ज्यादा आपने हासिल करना है, आपने फॉरेस्ट से आपने ज्यादा फूड हासिल करना है, और एटसेट्रा एटसेट्रा के ये करके आप क्या करोगे, अपने फूड की तादाद को आप बढ़ाओगे। ठीक है, नाउ लेट्स कंटिन्यू बेटा, अब आगे पढ़ना शुरू करते हैं। एक मिनट रुकिए, कहाँ गए, उम्मे कुरा बेटा माइक पर आइएगा, उम्मे कुरा बेटा माइक पर आइए, उम्मे कुरा बेटा माइक पर आ जाओ ताकि मैं आगे आपको स्टडी कराऊं। बेटा पढ़ रीड करवाना है मैंने आपसे। अरे हद हो गई भाई। अच्छा किसको बोलें, राफी बेटा माइक पर आइएगा। राफी बेटा माइक पर आओ। यस सर। बेटा जरा यहाँ से पढ़ना शुरू करो और पूरा चैप्टर के आखिर तक पढ़ लो बेटा, यहाँ से पढ़ना शुरू करो। सर कहाँ से? मेरा बच्चा ये वाला, द UN हैज अ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन टू एडवांस नॉलेज, यहाँ से पढ़ना शुरू करो बेटा। ओके ओके। द UN हैज अ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन टू एडवांस नॉलेज, द साइंस एंड कल्चर। सर क्या क्या पढ़ेंगे इसको? यूनेस्को, यूनेस्को। UNESCO, by which people can get the required understanding and the habits of mind that will be useful to them in the modern world. Less than half the world's children go to school. Most of the human race cannot read and write. Progress cannot go far along modern lines where hardly anybody can read, but UNESCO has found that where most of the people cannot read learning. पढ़ो। सर नीचे भी है। हाँ पढ़ो पढ़ो। Learning their letters. Their letter is not usually what they used to begin with. They need to learn some practical improvement in their way of life that they can quickly understand and accept as good. After that, they realize the advantage of learning to read. UNESCO cannot itself find the money to teach the hundreds of millions to read. What it can do is to show the various meeting nations how to go about the work and the supply certain kinds of training and aids as new ways of teaching by books, pictures, films, or radio are worked out. The experience reported to other countries where these may be useful. UNESCO tries to advance human well-being through education, science, and culture. The advance international understanding which leads to peace. ठीक है। अच्छा मेरे बच्चों से बेटा जरा अब आगे बेटा पढ़ना शुरू करते हैं, सही है। अच्छा बेटा तो आगे देखते हैं। तो अनुषा मेरा बच्चा, यही बात मुझे वो भी तो मैसेज कर सकती थी ना, या नहीं कर सकती थी? ठीक है, अब जरा सुनो सारे के सारे। मेरे बच्चों बोल रहे हैं कि यूएन का एक और इदारा है यूनेस्को के नाम से। अच्छा यूनेस्को का भाई मकसद क्या है? एजुकेशन, कि एजुकेशन को किस तरह से आम करना है। कह रहे हैं भाई बच्चों की तादाद पूरी दुनिया में, अगर उस पूरे बच्चों की तादाद का हम अगर जायजा लें तो उनमें से आधे से भी कम लोग स्कूल जाते हैं बच्चों में। और कह रहे हैं कि अगर पूरी इंसानियत की बात की जाए तो अक्सरियत तो भाई ना पढ़ सकते हैं ना लिख सकते हैं, क्योंकि ना वो पढ़ना लिखना जानते ही नहीं है, उनका माइंड सेट ही ऐसा बना हुआ हो रहा है। कह रहे हैं भाई जब प्रोग्रेस किस तरह करोगे जब आप लोगों को पढ़ना लिखना ही नहीं आता होगा, तालीम का पता ही नहीं होगा।
कह रहे हैं कि यूनेस्को ने लेकिन एक बात मतलब कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन से एक सीख ली है अपने वक्त के साथ साथ कि भाई लोगों को अगर आपने पढ़ना लिखना सिखाना है ना तो आप उसकी शुरुआत लेटर से नहीं कर सकते कि बच्चे को उनको बताओ कि देखो ये ए लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है, ये सी लिखा हुआ है। अगर आप यूं करके बताना शुरू करोगे वो कभी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आपको चाहिए कि आप उनको क्या करो भाई कि भाई आप उन्हें प्रैक्टिकली तौर पे कोई ऐसी चीज उनको बताओ जिससे उनको फायदा हो और उनका इंटरेस्ट खुद ब खुद डेवलप हो। जैसे कि मेरे बच्चों मिसाल के तौर पे यार समझो कि आप लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते, ठीक है, अब और समझ लो कि आप जैसे कि समझ लो आप शेफ हो, आप खाना पकाते हो, बहुत अच्छा खाना पकाते हो, आपका खाना बहुत टेस्टी है, आपकी दुकानें खुली हुई हैं, आपके शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट वगैरह खुला हुआ है, अब आपके हाथ में नेचुरल तौर पे जायका है। अब होगा क्या कि क्या पता मैं आपको एक बुक से ना कोई रेसिपी वगैरह बताऊं कि यार देखो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि यार देखो ये इस बुक में लिखा था, ट्राई करो, क्या पता अगर आप वो ट्राई करो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिले, आप उस रिजल्ट से क्या पता खुद इतने ज्यादा खुश हो जाओ कि आप बोलो कि यार ये तो बड़ी आला चीज है यार, ये तो अगर मुझे पढ़ना आता होता मैं तो और पढ़ पढ़ के मुझे, चलो आप एक मरतबा मुझसे पूछ लोगे, दो मरतबा पूछ लोगे, तीसरी चौथी मरतबा क्या होगा आप बोलोगे यार मैं, आपका खुद इंटरेस्ट डेवलप होगा बुक में कि यार आप पढ़ना लिखना सीखो। ठीक, अब जब इंसान पढ़ना लिखना सीखता है ना, देखो प्रॉब्लम क्या होती है, इंसान पढ़ना लिखना सीख रहा होता है गलत अप्रोच की वजह से। वो सीखता है इसलिए ताकि वो सोचता है कि यार मैं कमाऊंगा। अगर आप इस सोच से सीख रहे हो ना मेरे बच्चों, फिर आप उसी सोच के मुताबिक रह जाओगे। कहते हैं ना इंसान जो होता है मेरे बच्चों वो नाकाम इसलिए नहीं होता कि वो बड़ा सोचता है और उसको हासिल नहीं कर पाता, नहीं, इसलिए कभी नाकाम नहीं होता। इंसान नाकाम इसलिए होता है क्योंकि वो छोटा सोचता है और उसको हासिल कर लेता है वो। मिसाल के तौर पे एक बच्चा माइंड बना के बैठा हुआ है यार बस मैं कामयाब हो जाऊं, बस मैं पास हो जाऊं, बस मैं पास हो जाऊं, बस मेरे पेपर निकल जाएं। अब बच्चा ये सोच रहा है और पेपर निकालने में कामयाब हो जाता है, वो खुश हो रहा होता है, वो शॉर्ट टर्म पे सोच रहा होता है, लॉन्ग टर्म पे नहीं सोच रहा होता। अब क्या बताओ उसकी परसेंटेज 50 वगैरह बनी, उसने सारे पेपर क्लियर कर लिए, तो आप बोले सर ये तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात थोड़ी है। नहीं मेरे बच्चों, लॉन्ग टर्म में बहुत बुरा होगा। अब देखो यही चीज अगर हम चेंज कर दें, अगर हम ये सोचें, एक बंदा ये सोच के बैठ जाए कि यार मैं A1 ग्रेड लेकर आऊंगा, 80% से ऊपर लेकर आऊंगा, इंशाल्लाह लाजमी लेकर आऊंगा, लेकिन वो A1 ग्रेड नहीं ला पाता, मतलब उसने बड़ा सोचा, अचीव नहीं कर पाया, लेकिन अचीव ना करने के बावजूद अगर उसकी 70+ % बन जाए, A1 के बजाय उसका A ग्रेड बन जाए, तो भाई उस, हालांकि देखो वो अपने बड़े टारगेट को अचीव नहीं कर सका, लेकिन क्योंकि उसने अपना बड़ा टारगेट रखा इसीलिए वो ए ग्रेड तक पहुंच सका था। ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, उस तक नहीं भी पहुंच पाओगे, उसके करीब करीब तो होगे ना, तो बेटा उसके बावजूद आपका रिजल्ट जो होगा ना वो एक छोटी सोच वाले से ऊपर होगा आपका, क्योंकि आपने बड़ी सोच रखी। सीन सारा ये है। तो लिहाजा यहाँ पर बोलने के इसके साथ साथ यूनेस्को क्या करता है भाई, जैसे कि मिसाल के तौर पर लिखा हुआ क्या, यूनेस्को मेरे बच्चों एक और काम ये करता है भाई कि ये जाहिर सी बात है अपनी तरफ से पैसा वगैरह तो प्रोवाइड नहीं कर सकता कि लोगों को पढ़ना लिखना सिखाया जाए, लेकिन ये क्या करता है कि अलग अलग मुल्कों में जो वहाँ के रिहायशी हैं, वहाँ के लोगों की जो सोच है, वहाँ पर डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग को अप्लाई करके वो डेटा कलेक्ट करके क्या करते हैं भाई, उन्हें दूसरों तक बताते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं कि आपने किस तरह से इसको अप्लाई करना है, आपने अपनी लाइफ में आपने इसको लेकर आना है। और इसके साथ साथ बोल रहे हैं कि यूनेस्को भाई अपने इंसानों के आगे बढ़ने के लिए पूरी मेहनत कर रहा है आगे बढ़ने में, ताकि उसको आगे बढ़ाया जा सके। इन शॉर्ट मेरे बच्चों बेसिकली इसका ताल्लुक है पूरा का पूरा किससे, एजुकेशन से। अच्छा मैं इसकी भी फुल फॉर्म लिखवाया तो मेरे बच्चों, फिर बस हमारे पास यहाँ पर चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। एक मिनट को बेटा, यूनेस्को, तो मेरे बच्चों यूनेस्को का मतलब आप देखो क्या लिखा है हमारे पास, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मेरे बच्चों जब यहाँ तक आप लिख लो तो बेटा मुझे मैसेज कर दीजिएगा ऑल डन, यहाँ तक बेटा जरा मैसेज कर दीजिएगा मुझे। और बेटा यहाँ हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, और मैसेज करना ऑल क्लियर एंड ऑल डन, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि बेटा आप लोगों के सारा कोई सवाल नहीं पूछना, आप लोगों ने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरे बच्चों। जल्दी से बेटा इसकी फुल फॉर्म लिखिए और मुझे मैसेज कीजिए कि ऑल डन एंड ऑल क्लियर, ताकि मुझे आइडिया हो कि आपका
आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है मेरे बच्चों, और आप लोगों ने ये फुल फॉर्म भी लिख लिए। जल्दी करो बेटा, हमारे पास बस 2 मिनट्स रिमेनिंग है, उसके बाद बस क्लास बेटा मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। शाबाश, जल्दी से कीजिए। ठीक है भाई, ओके बेटा, 2 बच्चों के मैसेज आ गए, तीसरी का आ गया, चौथे का आ गया, 5वें का भी आ गया। बाकी बच्चे मैसेज करो बेटा। ओके बेटा, अनुषा शाबाश, अम्मार शाबाश बेटा, मरियम का मैसेज आ गया, मिनाइल का मैसेज आ गया, तैयब का आ गया, अयान का आ गया। बाकी बच्चे क्या कर रहे हो भाई? ऑल क्लियर इन ऑल डन। अच्छा, शायन वगैरह का मैसेज आ गया। बाकी कोई रिमेनिंग है भाई? उम्मे कुरा, शायान, सलीम, राफे, बेटा शायद तुम लोगों के मैसेज नहीं आए हुए। ठीक है, ओके, तो मेरे बच्चों बेटा इसको हम आज यहीं पे रोकते हैं, और बेटा आज हमने अपना 3rd चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। सही है, इंशाल्लाह बेटा इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक को। सर अपना ख्याल रखना है मेरे बच्चों। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।